हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी कुशल मंगल होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी का पॉलिटी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। अवधूत नगरी एक ऐसी संस्था है जहां पर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही आप किसी भी लाइव क्लास को आप यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप दिए हुए रेफरेंस कोड का यूज करके भी आप डिस्काउंट पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए हुए नंबरों पर फोन करें या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है पॉलिटी भारत की राज्य व्यवस्था चैप्टर 3 लक्ष्मीकांत जी की बुक से है, जिस चैप्टर का नाम है संविधान की प्रमुख विशेषता, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिसमें जैसा कि आपके सामने आप सभी जानते हैं, ठीक है, एक जो हमारा संविधान है काफी लंबा है, विस्तृत है। तो उसी के बारे में या क्या क्या इस टाइप के फीचर्स है उन्हीं पे हम यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो संविधान का 42वां संशोधन है, 42 जो अमेंडमेंट है, उसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जान सकते हो या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। अब आइए इसके फीचर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। मेनली जो इसके विशेषताएं बतानी है वो है, पहला तो सबसे लंबा लिखित संविधान है। आपको पता है इतना लंबा किसी भी देश का कोई संविधान नहीं है। और भारतीय जैसे कि भारतीय संविधान क्या, संविधान को ही दो भागों में बांटा जा सकता है, एक लिखित और एक अलिखित। जैसा कि लिखित की बात करें तो अमेरिका का संविधान है और अलिखित की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान है। ठीक है, और भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। ठीक, और अब ये लंबा कैसे है? लंबा यूं है कि 1949 के अगर संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो उसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद मतलब 395 आर्टिकल और 22 भागों में जो विभक्त था और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर करंट के अकॉर्डिंग बात करें तो करंट में एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद, 25 भागों में विभक्त है ये और 12 अनुसूचियां है। इस प्रकार देख सकते हैं कितने तो आर्टिकल्स है, कितने अनुच्छेद है मतलब, और कितनी अनुसूचियां है। ठीक है, और 1951 से लेके अब तक जितने भी संशोधन हुए करीबन 20 अनुच्छेद, 20 आर्टिकल और एक भाग मतलब भाग 7 जो है उसे हटा दिया गया है। और बात करें तो 95 नए आर्टिकल्स और 4 भाग, 4 कै मतलब 4 कै 9 कै 9 कै और 14 कै, ये सब, और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11 और 12, इन सबको जोड़ भी दिया गया है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने तो हमारे आर्टिकल्स है, कितने मतलब अनुच्छेद है, कितनी ये अनुसूचियां है, और इतने ज्यादा अनुच्छेद, आर्टिकल्स या अनुसूचियां किस भारत के मतलब सॉरी देशों के किसी भी संविधान में नहीं निहित है। इसी कारण भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान है। और संविधान होने के कारण की बात करें तो कुछ और कारण भी है, इसके अलावा भी है। एक तो भारत का जो भौगोलिक कारण इतना विस्तृत है, इतना उसका विस्तार है और इसकी विविधता यहाँ पे इतनी ज्यादा पाई जाती है, तो इसी कारण भारत का संविधान भी लंबा है। और ऐतिहासिक अगर कारण की बात करें तो भारत का जो शासन अधिनियम 1935 है, उसके भी प्रभाव को आप इसमें देख सकते हैं। और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्य के लिए जो संविधान है वो एकल संविधान है। ठीक है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का भी हमारा एकल संविधान है, पूरे देश का ही एकल संविधान है। ये पहले था जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन करंट में अब पूरे देश का हमारा एक ही संविधान है। ठीक है, एक दूसरे इसके गुण ये है या दूसरे फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो ये है कि विभिन्न स्रोतों से विहित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अलग अलग जगह से ये लिया गया है। ठीक है, जैसे कि भारत के संविधान के अधिकतर उपबंध जो है दूसरे देशों से लिए गए हैं। ज्यादातर बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और इस बारे में अंबेडकर साहब ने एक घोषणा की थी। वो घोषणा यूं थी कि भारत के संविधान का जो निर्माण होगा वो विभिन्न देशों को पहले परखा जाएगा, जांच पड़ताल होगी किसमें क्या है, उसके बाद सभी देशों की जांच पड़ताल करके उसके बाद ही भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। और जो संविधान के दार्शनिक भाग जैसे कि जो मौलिक अधिकार है या राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, वो सारे जो है वो अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। और जो राजनीतिक भाग है, पॉलिटिकल विषय जो है वो ब्रिटेन से है।
और जो संविधान के अन्य प्रावधान है वो कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, रूस से, दक्षिण अफ्रीका से, जापान से आदि देशों से लिए गए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो भारत का संविधान है अलग अलग जगह से, मतलब उसके जो स्रोत है वो अलग अलग जगह से लिए गए हैं। कहीं से राजनीतिक भाग लिया जा रहा है तो कहीं से दार्शनिक भाग लिया जा रहा है, कहीं से कुछ उपबंध लिए जा रहे हैं तो कहीं से कुछ उपबंध लिए जा रहे हैं। इसी कारण भारत का जो संविधान है विभिन्न स्रोतों से विहित है। ठीक है, तो इसी में अब तीसरा जो है इसका मेन फीचर्स कि नम्यता और अनम्यता का समन्वय। अब नम्यता और अनम्यता मतलब है नहीं कि एक तो लचकदार और एक कठोर, एक लचीला और एक कठोर। बात करें तो भारतीय संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है। देखिए अनम्य मतलब जो लचीला ना हो, लचीला ना हो मतलब कठोर। और ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला है और अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर है। क्यों? रीजन बताते हैं हम आपको। ब्रिटेन का संविधान लचीला यूं है कि वो वहां विशेष सहमति के द्वारा कोई भी कानून पास कर दिया जाता है, और जो भारत का संविधान है वो ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। इसमें दोनों प्रकार के मतलब यानी कि कह सकते हैं कि दोनों के गुण पाए जाते हैं। और यहाँ पर अगर मान लो संविधान में कोई संशोधन करना हो, कोई कानून पारित करना हो, कोई बिल पास करना हो, तो उसके लिए संशोधन का एक प्रावधान दे रखा है आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, तो ये गुण और है इसमें हमारे भारत के संविधान में। अगला देखिए, अगला है सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप का मतलब ये है यहाँ पे कि जो भारत का संविधान है वो ब्रिटेन के संसदीय तंत्र के जैसा बनाया गया है। ठीक है, यहां पर जो भी बहुमत वाला दल होगा उसी की सत्ता होगी, उसी का शासन होगा, उसी का राज होगा। और विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है, मतलब कार्यपालिका विधायिका को जवाबदेही के लिए उत्तरदायी होगा। और विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता भी अनिवार्य होती है, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी संसद के हिस्से होते हैं। लोकसभा और विधानसभा भी इसमें होता है। और जो भारत का प्रधान होता है वो निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में क्या है, उत्तराधिकारी। मतलब मान लीजिए आज ए नाम का वहां पे राजा है या ए नाम का प्रधानमंत्री है, तो कल को इसका बेटा, ठीक है, इसके उत्तराधिकारी होंगे। और लेकिन भारत में क्या है, पहले इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन के द्वारा जो निर्वाचित होगा उसी को प्रधान बनाया जाएगा। ठीक है, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत मतलब एक और स्वतंत्र मतलब आजाद। ठीक है, तो भारत की न्यायपालिका जो है ना एकीकृत तो है ही, और उसके साथ स्वतंत्र भी है, आजाद भी है। और जो न्यायपालिका की अगर बात करें तो न्यायपालिका जो है भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, वो सबसे न्यायालय के शीर्ष पर है, सबसे ऊंची श्रेणी पर, ऊंची चोटी पर है। उसके बाद किसी का फैसला मान्य नहीं होता है। अगर इसके निचले स्तर की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे की, तो उस पर राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होते हैं, जैसे हाई कोर्ट कहते हो आप लोग। ठीक है, और उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ, जैसे जिला अदालत, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे आप कहते हैं, इस टाइप की ये सारी चीजें इनके अंडर में काम करते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय वो संघीय अदालत है और ये सबसे ऊपर है, जैसे मैंने बता दिया। और ये नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है और प्लस संविधान का संरक्षक भी है। संविधान के भी तत्वों का या संविधान का भी ये संरक्षक है, उसकी भी रक्षा करता है। तो इस प्रकार से भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और एकीकृत है, किसी के लिए उसे जवाबदेही की जरूरत नहीं है। मौलिक अधिकार देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और पाए जाते हैं। मौलिक अधिकार में क्या है, जैसे कि किसी व्यक्ति को समानता का अधिकार, किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब समानता का मान लीजिए छोटा बड़ा नहीं कह सकते भाई, यहाँ पे सारे इंडिया में जो है सब लोग बराबर है, सभी धर्म के, जाति के। ठीक है, तो ये हो गया समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया सभी लोग आजाद है, कहीं भी घूमने फिरने की पूरी वो है, आजादी है। शोषण के विरुद्ध, अगर कोई मान लीजिए अमीर आदमी किसी गरीब आदमी को शोषण कर रहा है तो उसके लिए भी उसे बिल्कुल छूट दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता, कहीं भी घूम सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, और किसी भी धर्म को मान सकता है। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है और उसे पूरा शिक्षा देने और लेने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो मतलब इस प्रकार देखा जाए तो ये सारे हमारे मूल अधिकार है जो हमें संविधान में मिले हुए हैं। और ये मूल अधिकार जो है
ये करीबन मतलब यानी कि जैसे समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। ये जो है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, 14 से लेके 18 तक। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आर्टिकल हमारा 19 से लेके 22 तक है, 22 तक है, 19 से लेके 22 तक है। और अगर शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करें तो ये जो है हमारा आर्टिकल 23 और 24 है, ठीक है। और फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अगर उसकी बात करें तो आर्टिकल 25 से लेके वो 28 तक है, ठीक। और फिर उसके बाद सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार जो है आपका 29 और 30 है। और लास्ट का जो आपका बच गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो आपका हो गया आर्टिकल 32। और जो 31 था पहले संपत्ति का अधिकार, उसे अब हटा दिया गया है। तो अब आर्टिकल जो मौलिक अधिकार है हमारे 6 है, पहले ये 7 थे, ठीक है। इस चीज का आपको और ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य का मतलब ये है कि हर भारत के नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है कि वह भारत के संविधान का सम्मान करेगा, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेगा, राष्ट्रगान का आदर करेगा और राष्ट्र की संप्रभुता बनाए रखने के लिए कोशिश करेगा, एकता और अखंडता की रक्षा करेगा और सभी लोगों में आपसी में भाईचारे की भावना का विकास करेगा। तो मतलब नहीं कि हमें अपने देश के प्रति सम्मान रखना है, ठीक है। उनके जो संविधान है, राष्ट्रगान है, राष्ट्र ध्वज है, या जो भी हमारे देश के चीजें हैं, ठीक है, जो कि राष्ट्र के प्रतीक है, उन सब चीजों का हम सम्मान करेंगे और आपसी में कभी भेदभाव नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव का, इन सब चीजों का विकास करेंगे। यही हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो इसके गुण है वो क्या है? अगला फीचर सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतलब सभी को इलेक्शन वोटिंग का अधिकार है। ये तो पता ही है आप लोगों को, वोटिंग का अधिकार है भाई, कोई भी व्यक्ति हो वोट कर सकता है, लड़ भी सकता है बकायदा, ठीक है। कर तो सकता है या लड़ भी सकता है, लेकिन बस एक शर्त है, उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज है, कभी भी उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि भाई कोई कह दे भाई तुम लोग तो ब्राह्मण हो, तुम लोग वोट नहीं कर सकते, या तुम लोग तो जैसे कि जाट हो, तुम लोग वोट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई छोटी बड़ी जाति का कोई भेदभाव नहीं है, इसमें कोई भी व्यक्ति बिना भेदभाव के वोटिंग कर सकता है। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा हुआ क्या, जो 1988 का जो इलेक्शन के वोटिंग का टाइम था, मतलब 21 वर्ष था पहले, तो उसे घटाकर क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। अब आप 18 वर्ष की एज में इलेक्शन लड़ सकते कह रहा हूं, वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला है एकल नागरिकता। हमारे देश में एकल नागरिकता है, कई जगह दोहरी नागरिकता है, मतलब यानी कि अगर आप भारतीय संविधान में है, भारत में है, तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, ये नहीं कि ब्रिटेन की या किसी और की या अमेरिका की। अगर आप कहीं और चले जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए कुछ टाइम पीरियड भी है, तब आप चाहे तो वहां की जैसे नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको यहाँ की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे भारत में जो वो केवल एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान में कुछ आपातकालीन प्रावधान भी दिए गए, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, राज्य आपातकाल घोषित किया जा सकता है। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल आपको पता है अभी बीच में एक तरह से घोषित भी हुआ था, ठीक है, आर्टिकल 352 का यूज करके, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के द्वारा, और राज्य आपातकाल अनुच्छेद 362 के द्वारा। जैसे ये सारे क्या है, कोई आपातकाल की स्थिति आती है पूरे राष्ट्र पे, तो राष्ट्रीय आपातकाल, वित्त में संपत्ति से रिलेटेड कोई आपातकाल, और राज्य में मान लीजिए कोई सैनिक ने आक्रमण कर दिया या कुछ हो गया, ठीक है, तो उस समय एकदम से आपातकाल की, तो ये राज्य आपातकाल है, ठीक है। तो ये आपके आपातकाल के कुछ प्रावधान भी है जो कि भारतीय संविधान में निहित है। अगला है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब क्या है यहाँ पे? त्रिस्तरीय सरकार ये है कि भारतीय संविधान में पहले 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था थी, एक तो केंद्र की और एक राज्य सरकार की, लेकिन 1992 में एक संशोधन हुआ जिसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन से क्या हुआ, 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, ठीक है। 3 स्तरीय सरकार आ गई, जिसमें स्थानीय सरकार भी आ गई, केंद्र, राज्य और स्थानीय, ठीक। और हमारे भारतीय संविधान में कुछ सहकारी समितियां भी है, और 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है, तो देखिए ये इस टाइप के जो मेन थे, इसके आपके हो गए फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के
कुछ विशेषताएं या गुण कह सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये गुण तो है, लेकिन इसकी कमियां क्या है भाई? कमियां भी होंगी, कमियां बिल्कुल है। और कमियां जो बात करें अगर, तो देखिए आपको वैसे कमियां खुद लिखना है, खुद इसे टेलीग्राम पे लिख के आपको व्हाट्सअप करना, सॉरी मैसेज करना है, या फिर कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर भी आंसर राइट कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, अपने संविधान में जो कमियां हैं, जो उसकी आलोचना है, जो आप आलोचना करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है। एक और चीज है, हमारा भारतीय संविधान जो मैंने आपको बताया नहीं, पंथ निरपेक्ष राज्य और है, मतलब पंथों के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, धर्म के आधार पर भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। ये भी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, जो मैं बता रहा था आपको इसके आलोचना के बारे में। तो आलोचना जो है, क्या करना है आपको आलोचना में? जैसे भारतीय संविधान की आलोचना की अगर बात करें तो पहला पॉइंट, एक उधार का संविधान लगता है ना। जैसे कोई चीज ब्रिटेन से ली जा रही है, कोई अमेरिका से ली जा रही है, कोई कहीं से ली जा रही है, कोई आयरलैंड से, कोई कनाडा से, कोई फ्रांस से, कोई जर्मनी से, तो देखा जा रहा है जब देखो लिया ही जा रहा है भाई, ऐसा लगता है उधार मांग के ले रखा है। तो ये उधार का संविधान कह सकते हो आलोचकों को, मतलब ये कहना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ऐसा लगता है कि 1935 के अधिनियम जो बनाया गया था, भारतीय शासन अधिनियम 1935, उसकी कार्बन कॉपी है, ठीक है। उसमें ऐसा लगता है कि ये उसकी कार्बन कॉपी है। तो मतलब ये सब इस टाइप से आलोचना है। आपको ऐसे काफी आलोचना, जैसे कम से कम ये लगाइए 6-7 पॉइंट लिखना है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक 200-250 वर्ड्स में इसके आलोचना के आंसर लिखने हैं, आलोचना के बारे में लिखना है कि भारतीय संविधान की आलोचना क्या है, वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भारतीय संविधान में काफी सारी चीजें हैं जो बाहर से, देश से ली गई है, तो वो क्या है उनके बारे में थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ये आपके लक्ष्मीकांत की बुक में ये टेबल बनी हुई है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वही टेबल है, कोई अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया भाई? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन का उपबंध और प्रशासनिक जो विवरण है, ये 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से बात करें तो संसदीय वाली व्यवस्था जो ली गई है वहां से लिया गया है, ठीक है। एकल नागरिकता वाली बात करें तो वो भी वहीं से लिया गया है। मंत्रिमंडल की प्रणाली किस हिसाब से होनी चाहिए वो भी वहीं से लिया गया है, ठीक है। और संसदीय के विशेष अधिकार क्या है वो सब भी वहीं से लिए गए। अमेरिका से बात करें तो अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उनका पुनर्वलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये सब कहां से? अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कैसे होगा। कनाडा से लिया गया संघीय व्यवस्था और राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, ठीक है। तो इस हिसाब से काफी चीजें आप देख रहे हैं कि दूसरे देशों से भारतीय संविधान में ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से, जैसे आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी से लिया गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, कौन कौन से मूल अधिकार स्थगित हो सकते हैं आपातकालन के दौरान, ठीक है। और सोवियत संघ, जिसे आप पूर्वीवर्ती पहले कहा जाता था, का उस संविधान से लिया गया मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय की बातें हैं, न्याय के आदर्श है, उन सब के बारे में। फ्रांस की संविधान से गणतंत्रात्मक की भावना और गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता की जो बातें या समता हो गई या बंधुता के जो आदर्श है वो सारे कहां से? फ्रांस से लिए गए। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में राज्य के सदस्यों का जो निर्वाचन की प्रणाली है वो वहां से लिया गया, या फिर संविधान में संशोधन कैसे होगा, ये जो प्रणाली है आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और जापान के संविधान से लिए गए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख रहे हो कि काफी सारी चीजें जो है दूसरे देशों से ली गई है। तो एक इसमें और चीज आता है, वो ये है कि भारतीय संविधान को भानुमति का कुनबा क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन राइटिंग करना है, और राइट करके प्लीज आप सब टेलीग्राम पे भेजें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो हमारा आज का सेशन है, जो 3rd चैप्टर है, वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो
ठीक है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी के बटन पर भी क्लिक करें ताकि आपको नई और लेटेस्ट वीडियो जो है समय पर मिलती रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।